दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद नेट मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे आप सभी जानते हैं कल लोकसभा चुनाव का तीसरे चरण का चुनाव होना है और तीसरे चरण के मतदान की जो तारीख है कल की है और लगातार राजनीतिक दल अपने-अपने इस प्रयास में है कि वह कैसे तीसरे चरण में अपनी बढ़त को कायम रख सकें या बना सकें। क्योंकि जिस तरह से 2 फेज़ के चुनाव हुए हैं, उसने कुछ राजनीतिक समीकरण को प्रदर्शित किया है जिसने कुछ राजनीतिक दलों के माथे पे चिंता की लकीरें बढ़ा दी, कुछ राजनीतिक दलों के अंदर उत्साह का संचार कर दिया है। और खास तौर से सत्ता पक्ष के लिए चुनौती बढ़ गई है, ऐसा मतलब जो एक परसेप्शन सामने निकल के आ रहा है। और तमाम तरह की राजनीतिक कवायद इसी दिशा में हमें दिखाई भी देते हैं, कि किस तरह सत्ता पक्ष पूरी राजनीतिक जो ज़मीन को बचाने की जद्दोजहद में लगा दिखाई देता है और वहीं विपक्षी दल जो इंडिया गठबंधन है, वह लगातार इस कोशिश में है कि किस तरह से वह सत्ता पक्ष के सामने बड़ी चुनौती अपनी पेश कर सकें। और तमाम तरह की जो राजनीतिक जो प्रतिवार है एक-दूसरे के ऊपर राजनीतिक तौर पर लगाए जा रहे हैं और विभिन्न राजनीतिक नेता अपनी-अपनी रैली के द्वारा, अपने-अपने भाषणों द्वारा, अपने जो उनका विपक्ष है, उसके वह लगातार उनकी कटु आलोचना भी कर रहा है और हम देख रहे हैं कि भाषणों का स्तर भी कहीं न कहीं नीचे जा रहा है। और लेकिन जिस तरह से कुछ विपक्षी दलों के जो प्रिय नेता हैं, प्रियंका गांधी और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण हैं और जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी पर हमला किया, उसका जिस तरह से प्रतिवाद प्रियंका गांधी ने भाषण में किया, वह भी काफ़ी चर्चा बटोर रहा है। तो इस तरह के तमाम तरह की जो राजनीतिक जो मुड़ा-कुश्ती है या लड़ाई है, वह इस समय राजनीतिक मैदान में पूरी तरह से आ चुकी है। और इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ गिरीश जोशी जी चर्चा में जुड़ रहे हैं गुजरात से और हम उनसे जानेंगे गुजरात की जो राजनीतिक स्थिति है कि कल गुजरात के अंदर जो मतदान है कल होना है और गुजरात इस समय बहुत चर्चा बटोर रहा है राजनीतिक रूप से। आप सभी जानते हैं कि लगातार पिछले अगर 2 लोकसभा चुनाव की बात करें, वह वहाँ पे एक तरफा 100% सीट गुजरात में बीजेपी ने जीती है। लेकिन इस बार जिस तरह से राजनीतिक समीकरण कुछ बदले-बदले से दिखाई देते हैं, जिस तरह से बीजेपी के अंदर भी अंतर्विरोध सामने निकल के आया है और खास तौर से क्षत्रिय समाज की जो नाराजगी सड़कों पर वहाँ दिखाई दी है, उसने क्या वहाँ की जो राजनीतिक समीकरण है उसको में कुछ प्रभाव डाला है और इसके साथ ही जिस तरह सूरत के अंदर घटनाक्रम हुआ कि सूरत में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनका पर्चा वापस होता है, उसने भी तमाम तरह की राजनीतिक वहाँ पे बवंडर एक तरह से मचा दिया था। और उस राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप को एक नए 2 मुकाम वहाँ पे गुजरात के अंदर प्राप्त करता दिखाई दिया। और जिस तरह से एक-दूसरे के प्रति छींटाकशी भी और राजनीतिक एक-दूसरे से बढ़त लेने की जो प्रक्रिया गुजरात के अंदर सामने आ रही है, वह लगातार यह बता रहे हैं कि गुजरात में चुनाव इस बार बड़े कांटे का होने जा रहा है। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे हम गिरीश जी से। गिरीश जी, आपको क्या लगता है कि गुजरात की जो वर्तमान राजनीति है, वह किस दिशा में जाती प्रतीत होती है? क्या गुजरात में जो 100% सफलता का जो आंकड़ा बीजेपी के पास था, क्या उसमें कोई डेंट लगने की संभावना है? कुछ उसमें कमी आप देख पा रहे हैं या 100% सफलता की पुनरावृत्ति बीजेपी कर सकती है? क्या लगता है आपको? नहीं, प्रशांत जी, माहौल ऐसा खड़ा कर दिया गया है कि 26 की 26 सीटें आ रही हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत बिल्कुल विपरीत है। उसका सबसे बड़ा कारण तो एक क्षत्रिय जो आंदोलन हुआ, जो पुरुषोत्तम रूपाला ने अनायास ही कुछ बोल दिया, उसको बहुत ही तेज़ी से ले गया। इसमें आप देखिए कि पूरा नेशनल नेटवर्क भी थोड़ा-सा काम कर रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो क्षत्रिय हैं, वो वैसे ही उनसे नाराज चल रहे थे, जैसे टिकट के बंटवारे हुए थे, कुछ बड़े नेताओं का ही बिल्कुल इंसल्ट कर दिया गया या उनको किनारे कर दिया गया। तो वो सारी हवा लग के फिर क्षत्रिय समाज का ये जो छोटी-सी मैटर थी, वो बहुत बड़ी हो गई और फिर ये हुआ क्या है कि ये पॉलिटिकल नहीं है, ये क्षत्रियणियों की अस्मिता की बात हो गई। वो माँ-बेटियों पे उन्होंने जो कमेंट किया था, उसको वो बहुत ही बुरी तरह लिया गया और वैसे भी अगर आप देखें तो क्षत्रिय समाज बहुत ही पावरफुल होने के बावजूद भी कभी पॉलिटिकल ज़्यादा अपना डोमिनेंस नहीं बता रहा था। वो अपने हिसाब से चलते रहते थे, जो नेता होता था उनके काम कर देते थे। ये पहली बार ऐसे हुआ है कि क्षत्रिय समाज खुल के सामने आ गया है और वो उनके विरोध में चला गया। कुछ डेवलपमेंट ऐसे भी हुए थे कि इन्होंने इस वक़्त क्षत्रियों को एक को भी टिकट नहीं दिया था। तो ये जो इनका रवैया रहा है कि पूरी कौमों को एक-दूसरों से लड़ाकर जब मर्ज़ी पड़े तब एक कौम को चिढ़ा दो ताकि दूसरी कौम आके आपको वोट दे दे। ये इनकी काफ़ी सालों से 25 साल से ये इनकी मोनोपोली चलती रहती थी। या किसी को भिड़ा दो, किसी का कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दो। लेकिन इस वक़्त कुछ उल्टा हो गया। क्षत्रिय समाज का एक्टिव हो जाने के बाद बहुत ही इनकी परिस्थिति खराब हो गई और इसमें क्या हुआ है कि जैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक्टिव हो गए, उन्होंने बिल्कुल मुद्दे की बात करी। इंडिया गठबंधन का जो दबदबा बढ़ने लगा था, वो सारे फैक्टर काम करते चलते गए। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि कुछ 6 से 7 सीटें तो ऐसी हैं जो बिल्कुल भाजपा के हाथ से आज की तारीख में लगती है वो उनके हाथ से जा रही है। तो दिक्कत इनको ये है कि अगर एक भी सीट कम होती है तो गुजरात मॉडल की आपकी हवा निकल जाएगी। वो आपका जो पूरा
विश्व गुरु का जो इंप्रेशन था वो चला जाएगा। तो वो एक सीट पे भी जहां पे दिक्कत थी, वहां पे इनको अभी 6 से 7 टिकटों पे दिक्कत आ रही है। इस वक्त क्या हुआ है, एक फैक्टर आप देखिए कि विधानसभा में जितने वोट भाजपा को मिले थे उतने ही आप और कांग्रेस को मिलके मिले थे। उस वक्त अगर ये साथ में लड़ते होते तो शायद आज विधानसभा भी इनके पास नहीं होती। लेकिन वो सब समीकरण अब बदल चुके हैं। अब ये इंडिया गठबंधन से है, 2 सीटें जो उन्होंने बिल्कुल चुन के दिए, मतलब इस वक्त जो युद्ध हुआ है वो बराबरी के बीच में। कांग्रेस ने भी बहुत ही अच्छा होमवर्क करके अपने कैंडिडेट्स लगाए हैं, दूसरे भी बहुत दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। और डर ये एक ही फैक्टर है कि अब एक तो एंटी इनकम्बेंसी है, और आप जो बात कर रहे हो दूसरे स्टेट से जो लाके आप यहाँ पे बता रहे हो, इसमें 2-3 ऐसे कुछ इंसिडेंट हो गए कि इनके जो अध्यक्ष हैं सी आर पाटिल, उन्होंने कहीं खुले मंच पे बोल दिया था कि आपको यही देखना है कि हमारे आरएसएस के और हमारे बच्चों को काम मिलना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा नाराजगी हो गई, तो दूसरे क्या करेंगे? आपको 37% ही वोट मिलता है, तो बाकी के जो 60% है वो उन्होंने क्या गुलामी कर रखी है? तो ये सारे फैक्टर्स इस वक्त इकट्ठे हुए हैं, और इसी का रिएक्शन ये आएगा कि कांग्रेस ने जो बिल्कुल संभल के आदमी रखे हैं, जो जिनकी वहां पे मेजोरिटी थी उनको उन्होंने सिलेक्ट किया है। रूपाला के सामने ऐसे आदमी को खड़ा कर दिया जो एक बार ऑलरेडी उनको हरा चुका है, और वो आदमी ग्रास रूट का वर्कर है, काफी जुड़ा हुआ है, उसका किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। और अगर क्षत्रिय इनको मदद कर देते हैं तो 6 से 7 सीटों में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। इनको ये अनुमान था कि क्षत्रिय शायद 10% है तो वो क्या रिएक्ट करेंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता था गुजरात के जितने भी क्षत्रिय या तो वो रॉयल फैमिली से हैं या बहुत बड़े जमींदार हैं, उनके नीचे कम से कम एक के नीचे 50 आदमी काम कर। तो ये जो उनका जो पावर था वो अब वो दिखाने लगेंगे। अब वो रथ यात्रा निकाल रहे हैं। दिक्कत क्या है कि 50% पुलिस में भी तो क्षत्रिय है। तो यहाँ पे एक बड़ा अंडरग्राउंड एक मूवमेंट चल रहा है जो भाजपा को बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। ये हाल फिलहाल तो दिख ही रहा है, और इसका कोई तोड़ो भाजपा का अभी लास्ट मोमेंट पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। प्रशांत जी, जी, जी। जैसा आपने कहा कि बीजेपी की चुनौती लगातार गुजरात के अंदर बढ़ गई हैं और जिससे क्षत्रिय समाज की नाराजगी सामने आई है, उसमें कहीं न कहीं भाजपा को राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसान होने के संकेत भी वह दे रहा है। उसी में हरिशंकर जोशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हरिशंकर जी, जैसे कि तीसरे चरण का कल मतदान होना है और उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा बड़ी महत्वपूर्ण रही है देश की राजनीति में, और उत्तर प्रदेश की कल 10 सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में 2 फेज़ की जो जिस तरह से वोटिंग हुई है, उसके पैटर्न को आप किस तरह से पढ़ पाए कि 2 चरणों की जो वोटिंग रही है, उसने किस तरह से राजनीतिक परसेप्शन बिल्ड अप किया है? और तीसरे चरण की जो वोटिंग है, क्या उसी पैटर्न को आप देख पा रहे हैं या उसमें कुछ अंतर आप महसूस कर पा रहे हैं? क्या लगता है आपको? सर, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं देर कर देता हूँ हमेशा आने में। जी, जी। और हमारे आदरणीय गिरीश जोशी जी को मैं प्रणाम करता हूँ, गुजरात की पावन धरती से आते हैं। और गुजरात का मैं सुन रहा था, गुजरात की पावन धरती ने भी गुजरात के लाल को फंसा रखा है इस बार, उसके पसीने छूटे हुए हैं। कहाँ तो ये तय था कि 5-5 लाख से जीतेंगे, और अब स्थिति ये है कि 16-16 कैंडिडेट्स का नामांकन वापस करवाना पड़ रहा है ना। खुलेआम जो चल रहा है गुजरात में, वो वैसे हमेशा चलता रहा है गुजरात में, ऐसा नहीं है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जब दीपक में तेल या घी खत्म होता है तो उसकी लौ बहुत तेज जलने लगती है, वो भभकने लगता है। तो इस वक्त जो है वो जो मोदी जी और अमित शाह का जो व्यवहार है वो उसी तरीके का है कि वो एक तरीके से भभक रहे हैं। अब सर, एमपी की आप मुझसे कह रहे हैं, तो तीसरे फेज में चुनाव है जिन सीटों पर, उसमें बैतूल सीट है जो उसमें भी चुनाव होना है। ये 26 अप्रैल को होना था, लेकिन बसपा प्रत्याशी के निधन की वजह से वहाँ चुनाव टाल दिया गया था। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण सीट जिस पर सबकी नजरें हैं वो विदिशा से शिवराज सिंह चौहान की सीट है, मामा की सीट है। मामा को वैसे तो देखिए कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मामा को जो ढक्कन किया है वो उनके अपनों ने ही किया है। और इसी तरीके से गुजरात गुना में ज्योतिराय सिंधिया लड़ रहे हैं, महाराजा हैं, और राजगढ़ से दिग्विजय सिंह की किस्मत दांव पर है। लेकिन अगर आप इनमें देखें तो शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो मुझे लगता है कि
वो कितना भी उनके सामने पेच फंसाए जाएं, भले ही उनकी पार्टी फंसाए या विपक्षी फंसाए, वो मामा जो है वो अपनी बैतरणी पार कर लेंगे। और गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो अपना सर्वस्व दांव पर लगाए हुए हैं। इस परंपरागत सीट को बचाने के लिए एड़ी से चोटी तक का उन्हें जोर लगाना पड़ रहा है। और राजगढ़ में दिग्विजय सिंह की किस्मत दांव पर है, लेकिन दिग्विजय सिंह वहां बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में बताए जाते हैं और उन्होंने कहा कि ये मेरी चुनाव की आखिरी पारी है और मुझे आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना संरक्षण दिया है, तो इस आखिरी पारी में उस आखिरी चल रहा है। और ये जो है कुल मिलाकर स्थिति वो काफी महत्वपूर्ण स्थिति है। इसके बाद आप उत्तर प्रदेश की देखिए। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा उम्मीद मुझे है नहीं। मध्य प्रदेश में मैं जो उम्मीद करता था वो पहले ये करता था कि एक सीट है कांग्रेस के पास 2019 में जो कमलनाथ वाली छिंदवाड़ा की सीट जीती थी, बाकी सब सीट खो दी थी कांग्रेस ने, तो उसके पास वहां खोने के लिए कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा है तो एक सीट है जिसको वो खो सकते हैं, लेकिन उनके पास पाने के लिए बेमिसाल है। उनके पास पाने के लिए गिनती जो है उनकी 0 से शुरू होती है या 1 से शुरू होती है और आगे तक जाती है। अब वहां पर चुनाव इस मोड़ पर पहुंच गया है कि कई सीटों पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला चल रहा है और लोग कह रहे हैं 4 से 6 सीट के बीच में मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत सकती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। और अगर इतना होता है तो मैं समझता हूं कि काफी बड़ी स्थिति होगी और ये बोनस होगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि हम कोई भी व्यक्ति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को सबसे कमजोर मान रहे थे और खासतौर से मध्य प्रदेश को सारे राजनीतिक समीक्षक शुरुआती दौर में जब चुनाव की घोषणा हुई थी तो बहुत कमजोर मान रहे थे। लेकिन अब वो ऐसा दिखाई नहीं देता है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे लगता है मोदी जी की गाड़ी जो है टॉप गियर की जगह रिवर्स गियर में आ गई है और वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि रिवर्स गियर से निकाल ले, लेकिन वहां गियर फंसा हुआ है। अब वो कितना पीछे तक जाते हैं ये 4 जून को पता चलेगा। लेकिन यूपी बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें। मध्य प्रदेश की तरह यूपी में उन्होंने कहा था कि अब की बार 80, तो सब कहने में क्या रोक सकता है, अब की बार 70 पार, अब की बार 80। लेकिन 2019 में उन्होंने 62 सीटें जीती थी और जबकि मुझे जहां तक याद पड़ता है, हो सकता है मैं गलत हूं, 2014 में उनके पास में 71 सीटें थी। वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था और वो दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में। उस दंगे की जो तपिश थी उससे उन्होंने अपना पूरा गेम प्लान सेट कर दिया था और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सहारे उन्होंने बेमिसाल प्रस्तुति परफॉर्मेंस अपनी की थी। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो 2019 का पहले देखें तो वो पुलवामा एक ऐसा प्रकरण हुआ, पुलवामा बालाकोट, जिसमें राष्ट्रवाद के टॉनिक ने मोदी जी को फिर से एक बार बहुमत दे दिया और न केवल बहुमत दिया, अच्छा खासा बहुमत दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी सीटें घट गई थी, वो 62 पर आ गए थे और मेरा ख्याल से उनके जो सहयोगी संगठन थे एनडीए के, उन्हें 2 या 3 सीट मिली थी, क्योंकि 15 और 16 सीटें विपक्ष के पास थी, जिनमें 10 सीटें बसपा के पास गई थी। राहुल गांधी अमेठी भी हार गए थे, 1 सीट रायबरेली की गई थी उनके पास और 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। तो ये इस तरीके से 16 सीटें उन्होंने जीती थी और तकरीबन उनके पास में ये हटा दें तो 74 सीटें करीब एनडीए के पास में थी। लेकिन इस बार की 64। तो सर ब्राह्मण वैसे भी गणित में बड़ा कमजोर होता है, उसे गिनती नहीं आती। मुझे अगर कभी गिरीश जी ने पैसे दिए तो मैंने चुपचाप जेब में रख लिए, क्योंकि मुझे मालूम है गिनूंगा तब भी कौन से सही गिन दूंगा। मैंने कभी गिन नहीं पाया। तो नहीं, गणित का तो मास्टर होता है ब्राह्मण तो।
पंडित में तो नहीं विद्या सर, ज्यादा है उसके बाद। वो ना ना भाई साहब एक बात सुनिए, माँ भिक्षाम देही, जिसने तो दे दिया, सिर पे लगाया और रख लिया। तो इसलिए ये गणित का काम जो है वो तो ब्राह्मणों का नहीं है, वो तो या तो फरसा उनके हाथ में होता है या उनके हाथ में दान पात्र होता है। जी खैर छोड़िए, ये मैं थोड़ा सा विषय परिवर्तन मतलब नहीं विषय बल्कि सर। हास्य प्रयास के लिए मैं ऐसी बातें बोल दिया करता हूँ। मेरी आदत में शुमार है, और जिन्हें खराब लगा हो दर्शकों को वो क्षमा करें मुझे। तो सर यूपी में अब स्थिति ये है कि पहले 2 चरण के जो मतदान हुए हैं उसमें यूपी ने बिल्कुल ऐसा आया है कि माना जाता था कि ये भाई 65 जीत लेंगे, थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे, हो सकता है 75 तक चले जाएं, लेकिन इनकी स्थिति अब ये है कि ये 62 भी बरकरार नहीं रख पा रही है बीजेपी। एनडीए का वो परफॉर्मेंस 2019 का वो 2 चरणों में ही उनका सिमट गया है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और पहले चरण में जो चुनाव हुए उसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत, ये जो चुनाव हुए इसमें कोई एक सीट ऐसी नहीं है जिसमें दावे के साथ ये कहा जा सके कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को एज है, यानी वो भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। या तो भारतीय जनता पार्टी कड़े मुकाबले में फंसी हुई है या वहां पर हारी हुई नजर आ रही है। इसी तरीके से दूसरा चरण ऐसा था जिसमें मैक्सिमम सीटें 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पास में थी। ये उनका बहुत स्ट्रांग होल्ड वाला लोकसभा सीटें हैं। उसमें मेरठ है, मेरठ, बागपत, तो और इसके अलावा बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, ये सीटें हैं। तो कुछ एक आध और इधर उधर हो सकती हैं, मेरे दिमाग से उतर सकता है, लेकिन मेरठ की जहां तक बात करें तो वहां उन्होंने इस बार राम जी को उन्होंने लाए, कथित राम जी को। वो रामानंद सागर की फिल्म रामायण में जिन्होंने अभिनय किया था, अरुण गोविल साहब, उनको उन्होंने मेरठ से टिकट दिया। उनका जन्म मेरठ में हुआ है, मेरठ से उनका नाता रहा है ऐसा बोला गया, लेकिन वो मेरठ में आकर बाहरी प्रत्याशी बने रहे। और जिनके टिकट कटे थे और जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी थे, वो हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिखाई दिए, लेकिन वो कंधे से कंधा मिला हुआ था, नीचे से वो उनके पैर जो है लंगड़ी मारने की दिशा में लगभग चल रहे थे। तो उनको वहां पर स्थानीय जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, एक तो उनका भीतरघात का सामना करना पड़ा, और दूसरा ये है कि पिछली बार बहुत मुश्किल से किसी तरह से बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत ज्यादा ईमानदारी के साथ वो 5-5.5 हजार वोटों से बहुजन समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जीता था, हारा था, और भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र अग्रवाल जीत गए थे। तो वो पूरा प्रकरण जो स्थानीय लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हैट्रिक लगाई थी राजेंद्र अग्रवाल ने, और राजेंद्र अग्रवाल इस बार भी अगर लड़ते तो वो निश्चित तौर पर वो बहुत भारी कैंडिडेट होते इन कंपैरिजन ऑफ अरुण गोविल जी। अब इस बार स्थिति ये हुई है कि साहब, एक तो यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर ये राजपूत नाराज हो गया। जैसे गिरीश जी ने राजपूतों को गुजरात में नाराज कर दिया, ऐसे ही कौशिक जी आपने यहाँ पर राजपूतों को नाराज कर दिया। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूत काफी असर रखते हैं और कई सीटों पर वो जीत हार का बड़ा कारक है। तो वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उन्होंने पंचायतें की, और उसका असर मतदान वाले दिन पहले और दूसरे चरण में ये देखने के लिए आया कि वो या तो वोट डालने नहीं गए, और गए तो बहुत कम संख्या में, उन्होंने किसको वोट डाला किसको नहीं डाला वो कहा नहीं जा सकता, लेकिन नोटा बहुत दबाए ऐसा उसमें सुनने को मिल रहा है। दूसरा, मायावती एक ऐसा फैक्टर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो इंडिया अलायंस में शामिल तो नहीं है, लेकिन वो उसकी साइलेंट पार्टनर की तरह काम करती हुई नजर आई। उन्होंने आमतौर पर वो ऐसी जगहों पर मुस्लिम कैंडिडेट दिया करती थी
क्योंकि ये सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर 40%, 45%, 38%, 30% मुस्लिम मतदाता हैं। तो वो उन मुस्लिम मतदाताओं के सहारे वो अपनी जीत दर्ज करती रही है। मेरठ में भी उसने कई बार जीत दर्ज की है, मेयर के चुनाव में भी, सांसद के चुनाव में भी। और तो ये यहाँ पर इसी तरीके से सर मुजफ्फरनगर है, वहां भी स्थिति यही रही, वो पहले फेज में हुआ था। तो कुल मिला के जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर था वो भारतीय जनता पार्टी से कट गया, और जो मायावती का कोर वोटर है, उनका जो सजातीय वोटर है, वो भी मायावती से 20-30% कटकर चला गया समाजवादी पार्टी। और इसके अलावा जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी ने मेरठ में त्यागी को टिकट दिया, वो भी भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, और वहां उन्होंने प्रजापति को वोट दिया, पिछड़े वर्ग से आते हैं मुजफ्फरनगर में, वो भी प्रजापति समाज और पिछड़ा वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। तो इस तरीके से उन्हें पहले 2 चरणों में इतने डेंट लगे हैं कि वो बहुत मुश्किल में फंसी हुई है, और इन दूसरे चरण में उन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन कम वोटिंग परसेंटेज ने सकते में डाल दिया है। अभी सारी सीटें उनकी या तो वो हार चुकी हैं, चाहे वो बागपत हो, आरएलडी को मिली थी बागपत और बिजनौर, या वहां पर कड़े मुकाबले में फंस गई हैं। मेरठ तो कोई मुकाबला लगता नहीं है, मेरठ एक बड़े मार्जिन से अरुण गोविल हारते हुए नजर आ रहे हैं। जो वोटिंग पैटर्न अभी तक सामने आया है उससे कह सकता हूं मैं। और गाजियाबाद में भी राजपूतों की नाराजगी थी, और वो राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है, वहां से राजनाथ सिंह जीतते रहे हैं, बीके सिंह वहां से 2 बार जीते हैं, जनरल बीके सिंह का टिकट काटा गया, तो इससे, और वहां पर एक अतुल गर्ग को टिकट दिया गया। मेरठ में अरुण गोविल को टिकट दिया गया, ये दोनों वैश्य समाज से आते हैं। तो बनियों में ये खराब मैसेज गया, बोले कि ये, बनियों में नहीं, राजपूतों में ये खराब मैसेज गया कि ये ऐसा कर रहे हैं। तो उस स्थिति में वहां पर मतदान बहुत कम हुआ है। इसी तरह जो मतदान है मथुरा में बहुत कम हुआ है। मथुरा में प्रवासी बनाम ब्रजवासी वाला जो मुद्दा था वो एक चला, और दूसरा वहां भी जैसे यहाँ मेरठ में अरुण गोविल के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने अंदर से भीतरघात किया, ऐसे ही मथुरा में भी भीतरघात की खबरें खूब सुनने को आ रही हैं। हालांकि मुझसे किसी ने भी पूछा तो मैंने कहा नहीं, वो हमारी ड्रीम गर्ल है, वो जीत ही जाएंगी, और हेमा मालिनी को वहां भी कोई हारने की बात करता हुआ सुनाई नहीं देता था। लेकिन जो वोट पैटर्न हुआ है वहां पर, और जो कम परसेंटेज है, वो उसमें लगता है कि दूसरे जहां पर उनको ज्यादा सीटें, लगभग सभी सीटें उनके पास थी इक्का दुक्का छोड़कर, वो उनको डेंट पड़ गया है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये घटी है। अब तीसरा चरण जो है वो तो इनके लिए इक्का दुक्का सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी उम्मीद बंधाता है। जैसे आगरा है और हाथरस है। आगरा और हाथरस भारतीय जनता पार्टी की सीट है, वहां उनका मजबूत जनाधार है, और समीकरण जो बैठते हैं वो भी उनके फेवर में बैठते हैं। हाथरस हालांकि रिजर्व सीट है। तो इन 2 सीटों पर क्या होगा, मैं फिर भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को वो देता हूँ कि ये 2 सीटें 10 में से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती हैं। लेकिन फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस ने जो परफॉर्म किया है अभी तक, उसमें उनके फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उसके मुकाबले कोई दूसरा नजर खड़ा हुआ आता नहीं है। फतेहपुर सीकरी वो सीट है जो जिसपे कांग्रेस भी जीतती रही है और भारतीय जनता पार्टी भी जीतती रही है। राज बब्बर यहीं से जीते थे और फिर हारे भी यहीं से थे। तो फतेहपुर सीकरी में जो व्यक्ति अभी खड़ा हुआ है वो बिल्कुल फकीर है। वो रिटायर्ड फौजी है, मंदिर में रहता है और लोगों के दिन भर काम कराता है, जनसेवा करता है, किसी का फॉर्म भरता है, किसी के साथ उसकी एप्लीकेशन जन समस्या की होती है या उसकी व्यक्तिगत समस्या की होती है। तो ये सालों से वो करता आया है और मंदिर में ही खाता है, मंदिर में ही सोता है। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो चुनाव लड़ सके, लेकिन उसे प्रियंका गांधी ने पहचाना और टिकट दे दिया और वहां के लोगों ने चंदा करके उसे स्कॉर्पियो दिलाई। और जिस दिन रोड शो था वहां पर लाखों की संख्या में हुजूम था
तो वो जो है फतेहपुर सीकरी की सीट कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। वहां लगता है कि जो कड़ा संघर्ष होना चाहिए था फतेहपुर सीकरी की सीट पर, वो फिलहाल दिखाई नहीं देता है। इसी तरह फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी की सीट है और वहां पर प्रोफेसर के बेटे शायद लड़ रहे हैं। तो वहां भी फिरोजाबाद में सिर्फ एक बार राज बब्बर जीते थे कांग्रेस से, उन्होंने डिम्पल यादव को हराया था। लेकिन कभी फिरोजाबाद उनका बहुत मजबूत दुर्ग है। फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी आराम से जीत रही है। एटा की भी यही स्थिति है। बदायूं में शिवपाल सिंह यादव के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। तो बदायूं में मुकाबला तो है, लेकिन वहां वो सीट बदायूं की समाजवादी पार्टी पर एज ज्यादा जाता है। आंवला में भी इस बार देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में है और बरेली में चूंकि 10 बार के सांसद संतोष गंगवार को टिकट नहीं दिया, हालांकि वहां एक गंगवार को ही दिया है, गंगवार कुर्मी होते हैं। तो बरेली में प्रवीण एरन लड़ रहे हैं। वो पहले भी वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं और मेयर और विधायक के चुनाव जीते भी हैं उन्होंने। तो ये बरेली की सीट में मुकाबला बहुत कड़ा हो गया है और ये भी भारतीय जनता पार्टी ने की सीट फंस गई है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो मैनपुरी में डिम्पल यादव और वहां पर जीती जाएंगी और कोई मैनपुरी में उन्हें दिक्कत है नहीं है। और इस तरह उत्तर प्रदेश का जो तीसरा चरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसमें जो कोई ऐसी सीट मुझे नजर नहीं आती है जहां पर ये कहा जाए, आगरा और हाथरस को छोड़कर ये 2 सीटें आप छोड़ दीजिए तो बाकी की जो सीटें बचती हैं 8 सीटें, उन पर कड़ा मुकाबला है या कांग्रेस आगे निकल गई है या समाजवादी पार्टी आगे निकल गई है। इंडिया गठबंधन जिन सीटों पर 2 सीटों पर भाजपा आगे है, तो आप देखिए फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, यहाँ पर 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है और बरेली संघर्ष में है। तो ऐसी स्थिति में आप ये कल्पना करना सहज है कि तीसरे राउंड में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकेगी। तो सर ये मोटा सा आपने जिन स्टेट का पूछा, मैंने बहुत संक्षेप में बहुत कम समय लेते हुए, मैंने ज्यादा समय तो नहीं लिया गिरीश जी, समय का पालन करते हुए मैंने आपको बता दिया जितना मुझे मालूम था। और इसमें एक डिस्क्लेमर लगा लीजिएगा कि इसमें मतलब अगर मैच का रेफरी शामिल हो जाए टीम के साथ किसी तो फिर उससे आप डिस्क्लेमर लगा लीजिएगा, तब मेरी जो बातें हैं वो सारी झूठ साबित हो सकती हैं। जी 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 नहीं, सच और झूठ तो मतदाताओं के हाथ में बेसिकली है, लेकिन ये कि रेफरी की भूमिका भी और महत्वपूर्ण होती है। ये कई बार मौकों पर देखा भी है, चाहे खेल का मैदान हो या कोई सा मैदान हो, रेफरी भूमिका बड़ी निभाता है। तो मैं गिरिजी की बात करता हूँ। गिरिजी से हरिशंकर जी ने पूरे विस्तार से सीट वाइज का विश्लेषण किया है कि किस तरह का तीसरे चरण का मतदान की जो संभावना है, किस तरह से वह देख पा रहे हैं और उसमें क्या वह देख रहे हैं कि किस तरह की राजनीतिक जो स्थितियां परिवर्तन कुछ ना कुछ हो सकता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि गुजरात की बात करें और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने गुजरात के अंदर जिस तरह से उसका जो भाषण है वह बड़ा चर्चित रहा है प्रियंका गांधी का, उन्होंने जिस तरह सीधा प्रधानमंत्री मोदी के वक्तव्यों को या उनके भाषणों को सीधा उन्होंने काउंटर किया है, उसका क्या पब्लिकली वहां पे क्या असर देख पा रहे हैं? प्रियंका गांधी की रैली हो या कांग्रेस पार्टी की रैली हो या दूसरे, जिस तरह से सुनीता केजरीवाल का भी वहां पर एक रोड शो हुआ है सूरत में शायद, तो किस तरह की वहां पे जो विपक्ष की राजनीति है, क्या वो इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ रही है बीजेपी को चुनौती देने के लिए? क्या आप देख पा रहे हैं वहां की गुजरात की राजनीति में? प्रशांत जी, पहले तो आप बेस में देख लीजिए कि जो संकल्प पत्र निकलते थे उसमें हमेशा ही भाजपा के संकल्प पत्र का जवाब मांगा जाता था कांग्रेस से। ये पहली बार ये हुआ है कि कांग्रेस के संकल्प पत्र पे जवाब मांगा जा रहा है बीजेपी से और उनके पास जवाब है नहीं। 2 चीजें बहुत ज्यादा हिट कर गई, जो भाजपा ने बोला और वो खुद ही फंस गई कि भाई मंगलसूत्र वाला जो मैटर था वो गरीब आदमियों में बहुत ज्यादा चल पड़ा, फिर आपकी भैंसे ले जाएंगे, भैंसे बांट देंगे, तो ये सब जो है वो मखौल बनना चाह रहा है। तो अब उनके पास कोई सीरियस नहीं है। जिसको पूछो ये पूछ रहे हैं कि भाई कांग्रेस आने के बाद क्या करेगी, उसका आपको पता है तो आपने 10 साल में किया क्या वही तो बता दो।
अभी भी आप तो वही बता रहे हो कि अगले 40 साल में हम क्या करेंगे। तो ग्राउंड में ये पॉइंट सारे फेल हो गए। दिक्कत सबसे बड़ी आप देखिए कि आप गूगल में सर्च करिएगा, लिखा गया कि सबसे ज्यादा चतुर अगर कोई कम्युनिटी है तो कौन है, मारवाड़ी है। और वो मारवाड़ी सक्सेसफुल क्यों है, तो उसमें वो रीजन दिया गया है कि उनकी में रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, वो उनमें जिगर होती है कि वो रिस्क ले लेते हैं। और सबसे बड़ा रिस्क आज सबसे बड़ा राजस्थान की चैनल वाले ने ले लिया है, जी न्यूज वाले ने। आज जो उन्होंने ऐलान किया और जो उन्होंने ब्यूगल फूंक दिया, इसके पीछे काफी लोग चल पड़ेंगे, शायद ये भाजपा ने सपने में भी नहीं सोचा हो। तो अब जैसे अगर गोदी मीडिया उसकी आत्मा जाग जाती है, तो जैसे मासी की मूछें होती तो मामा कहलाता, अब वो मौसी की धीरे धीरे मूछें उगने लगी हैं, धीरे धीरे सारे मामा हो जाएंगे अगर महीने में, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी भाजपा। क्योंकि अभी कुछ नहीं करेंगे तो वो इक्वल वेटेज अगर देने लगे प्रियंका और राहुल को या इंडिया गठबंधन को, तो वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट आएगा। सोशल मीडिया के सामने इनको घुटने टेक देने पड़े, ये हकीकत है। उन्होंने सोचा था कि गोदी मीडिया को अगर साथ में ले लेंगे, आप देख लीजिए सुभाष गर्ग जी ने ये डिसीजन लिया, ये बहुत बड़ा रिस्क टेकिंग भी है, लेकिन क्योंकि अब समय नहीं रहा। थर्ड फेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए आपकी ये हो रही, गुजरात में 25, कर्नाटक में 14, एमपी में 9, महाराष्ट्र में 11, यूपी में 10, ये 70 सीटें आने के बाद आप बहुत ज्यादा चेंजेस देखने लगोगे मीडिया के रवैये में, लोगों के रवैये में, क्योंकि अंदाज तो आ ही जाएगा। तो जो फर्क आ रहा है, इससे आपके इलेक्शन के रिजल्ट पे बहुत ज्यादा फर्क शायद हर डेली चेंज प्रोग्राम जैसा होने लगेगा। मीडिया का रवैया बदल जाता है तो शायद इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद भी हो सकता है, क्योंकि आज की तारीख में भी सोशल मीडिया से ज्यादा लाइव गांव खेड़ों में, क्योंकि और कोई उनके पास कनेक्शंस नहीं है, तो वो मीडिया देख रहे हैं और उनका ब्रेन वॉश होता चला जाता है। अगर वो ब्रेन वॉशिंग बंद हो जाता है, उनको हकीकत का पता चलता है। आज भी आपने बोल दिया कि हमारे 370 निकालने के बाद आतंकवादियों की कमर टूट गई, आए दिन अटैक हो रहे हैं, आए दिन आदमी मर रहे हैं, हमारे शहीद हो रहे हैं हमारे डिफेंस के आदमी, और उसके बाद भी आप क्या कर रहे हो, ये किसी इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। चाइना का आपके पास जवाब नहीं है। तो ये जो अब जैसे सोशल मीडिया से घुस के सब आदमियों के दिमाग में गया है, तो जितने भी ये लोग सर्वे कर रहे हैं उसमें सबका एक ही जवाब है कि आपने क्या करना है ये बताओ, कांग्रेस क्या करेगी आने के बाद उसको आप भूल जाओ। और जैसे भाजपा वालों का भी रवैया बदलता चला जा रहा है। अभी तो मोदी जी ने लास्ट में बोला कि मैं रहूं कि नहीं रहूं देश रहेगा, तो उनका जो सिस्टम ऑफ स्पीकिंग है वो शायद उनको अलाउ नहीं कर रहा है कि जो हकीकत है उसको फेस करना पड़ेगा। तो अभी ये आप समझ लो कि थर्ड फेज के बाद 50% रिव्यू आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी से आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर कुछ मैनेज हो सकता था ईवीएम, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक मार दिया है। ज्यादातर सिंबल लोडिंग यूनिट से जो बदमाशियां होती थी या वो कुछ कर लेते थे, वो अब होने का नहीं, क्योंकि वो भी हार्ड डिस्क आपको 45 दिन तक संभाल के रखनी है। तो इसमें एक रास्ता था। गुजरात में एक केस हुआ था, भूपेंद्र पटेल अपना चुड़ासमा करके जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो बाकायदा हार गए थे। गुजरात हाई कोर्ट ने उनको उनका इलेक्शन नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था, लेकिन अपील छोड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट में उसने 5 साल वो मिनिस्टर रहा। तो ये जो आप कर रहे थे अब ये नहीं होगा, क्योंकि सोशल मीडिया हाईलाइट करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसको देखने के लिए बैठी हुई है। तो सिचुएशन गंदा होता चला जाता है। और सबसे बड़ा जो अब गुजरात में नुकसान हो रहा है कि ज्यादातर फार्मा कंपनियां जो यहाँ पे दवाइयां बना रही थी कोरोना में और आदमी मरे हैं, उसका जो रिपोर्ट धीरे धीरे नीचे जा रहा है, इसका बहुत बड़ा रिएक्शन आ रहा है कि आपने तो हत्या कर दी आदमियों की। क्योंकि जो कोरोना के वक्त आदमी परेशान हुए हैं, तो वो भुगते और उन्होंने देखा है। अभी आप बोलते हो कि हमने आपने वैक्सीन कंपलसरी नहीं किया था, आप तो खुद ट्रेन में नहीं चढ़ने देते थे, बस में नहीं चढ़ने देते थे, आप किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में नहीं घुसने देते, आपने कैसे बोला कंपलसरी नहीं था। तो ये सारे मुद्दे अब इकट्ठे हो गए हैं। और इसमें अगर खुदा न खास्ता अगर लाइव मीडिया, अगर अपना गोदी मीडिया अपनी उसकी आत्मा जाग जाती है, तो ये बहुत ज्यादा नुकसान कर देगा भाजपा को, ये आप देख लीजिएगा। जी, जी, जी। आपने बड़ी बात है, अगर जिस तरह से मीडिया जिस पे आरोप लगाते रहे हैं पक्षपात करने का, अगर वह जाग गया है, तो निश्चित रूप से इसे गोदी मीडिया भी कहा जाता है, तो निश्चित रूप से सरकार के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। क्योंकि अगर कहते हैं जब रेफरी की भूमिका की बात की थी हरिशंकर जी ने, तो अगर मीडिया का रोल भी अगर स्वतंत्र या निष्पक्ष रूप से सामने आ जाए, तो उसमें बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं लोगों के सामने भी आएंगे, लोगों को सूचनाएं और जानकारी सही तरह से उन पर पहुंचेंगी, तो अपना निर्णय जो उनका मन है सही तरह से वैसे कहीं ना कहीं बना भी पाएंगे। हरिशंकर जी के पास, तो हरिशंकर जी को क्या लगता है पूरी अगर राजनीतिक परिदृश्य को देखें देश की,
जिस तरह से मतलब बिल्कुल जो कहते हैं ना रेल अपनी एक दिशा पकड़ चुकी है, राजनीतिक जो ट्रेन है देश की वह अपनी दिशा पकड़ चुकी है। तीसरे चरण का मतदान तो काफ़ी हद तक उसको स्पष्ट भी कर देगा, कि ये ट्रेन अपने गंतव्य पे कौन से स्टेशन को पकड़ने जा रही है, चाहे वो विपक्ष का स्टेशन है या सत्ता पक्ष का कौन स्टेशन को पकड़ती है। तो पूरे परिदृश्य को आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से पढ़ पा रहे हैं पूरे परिदृश्य की राजनीति को? माइक ऑन करिए। ये तो साफ है कि वो कौन सा स्टेशन पकड़ने जा रही है, क्योंकि इस इंजन को नागरिक धक्का दे रहे हैं, जनता धक्का दे रही है और वो सीधे उसे दिल्ली की तरफ ले जा रही है। और उसमें डिब्बों में जितनी भी सीटें हैं वो सारी की उसमें ज्यादातर सीटें रिजर्व कर दी हैं उसने इंडिया गठबंधन के लिए। अभी तक का स्थिति यही लगती है कि बहुमत के आंकड़े को भारतीय जनता पार्टी बहुत मुश्किल है अब छू पाना उसके लिए। तीसरा चरण इसे और क्लियर कर देगा। और लेकिन मैं यहीं पर ये कहता हूं कि लोग धक्का लगा रहे हैं, सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन एक गार्ड है, चुनाव आयोग कहिए या जो बहुत सारे गार्ड होते हैं, तो जो ट्रेन जो गार्ड है सिग्नल पर जो खड़ा हुआ है वो कभी भी लाल झंडी दिखा सकता है। वो लाल झंडी दिखा देगा तो फिर वो ट्रेन वहीं पर रुकी रहेगी और वो आगे बढ़ना उसके लिए संभव नहीं है। और लाल झंडा जो है गार्ड का वो उस पर नजर रखनी चाहिए कि आगे क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं मुझसे बेहतर गिरीश जोशी जी बता सकते हैं। तो ये तो अभी सारी चीजें ठीक चल रही हैं, लेकिन उनका क्या कदम आगे आने वाले समय में उठने वाला है, वो क्योंकि लोकतंत्र में बहुत ज्यादा यकीन है ना सर उन्हें, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतंत्र और संविधान में बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं। तो संविधान और लोकतंत्र के दायरे में अब वो क्या करते हैं देखना पड़ेगा सर। ये इस पर नजर रखनी होगी, वरना तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये ट्रेन किधर जा रही है। अभी देखिए हमने आज बात की है वो उत्तर प्रदेश की, आप बात की, मध्य प्रदेश की बात की, लेकिन इसमें एक महाराष्ट्र भी है। महाराष्ट्र में भी चुनाव है। तो महाराष्ट्र में सबसे जो कांटे का मुकाबला है वो इस फेज में वो ननद बनाम भौजाई है। ननद और भाभी की जोरदार टक्कर चल रही है बारामती में। शरद पवार की बेटी और अजित पवार का वाइफ, ये वहां पर चुनाव मैदान में है और दोनों के बीच में बहुत मधुर संबंध रहे हैं और मेरा ख्याल पारिवारिक तौर पर अब हैं या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन चुनाव शुरू होने से पहले तक तो थे। भले ही अजीत पवार छोड़ गए थे शरद पवार का हाथ, और वहां पर ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। और सुप्रिया सुले जो है वहां पर हैवीवेट चैंपियन है। और ये चुनाव महाराष्ट्र का दो चीजें तय कर देगा। एक तो ये तय कर देगा कि शिवसेना का मतलब उद्धव ठाकरे और मातोश्री है, वो ये बात तय कर देगा। आप देखिएगा इस चुनाव में जो अभी तक की रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो रुझान आ रहा है, जो लोगों से बातचीत हो रही है, उसमें लगता है एकनाथ शिंदे थाने की सीट भी नहीं जीत पाएंगे। थाना उनका गढ़ माना जाता है, वो थाने की सीट भी नहीं जीत पाएंगे। वहां उन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और लोग छूटते ही कहते हैं जीरो है, जीरो जीरो। तो वो ये भी नहीं कहता वहां पर कोई कि भाई वो एकनाथ शिंदे की पार्टी फाइट में है। अजीत पवार को लेकर वहां के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक समीक्षक हैं और दूसरे लोग हैं, वो कहते हैं एक आध सीट ले जा सकता है अजीत, तो वो एक आध सीट ले जा सकता है, मतलब थोड़ा सा है। और दूसरी बात, और एक बड़ी बात कही जा रही है कि इस चुनाव के बाद अजीत पवार जो है वो फिर चाचा के चरणों में आकर बैठ सकते हैं। तो उन्हें तो वो अभी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो छोड़ो, लेकिन वो पॉलिटिकली फिलहाल अभी अजीत पवार गुट और शिंदे गुट जो है वो पॉलिटिकली शून्य हो चुका है। उनके उसमें महाराष्ट्र में इस बार भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने की संभावना है। और जो वहाँ के
पत्रकार हैं, जो वहाँ समीक्षक हैं, जो वहाँ राजनीति के जानकार हैं, वो कहते हैं कि 10 सीट से लेकर और 12-13 सीट तक भारतीय जनता पार्टी जो है वो वहाँ पर मैक्सिमम जीत सकती है। तो ये मैक्सिमम वाला आंकड़ा है। लेकिन आपको याद होगा 1977 में जब चुनाव हुए थे, तो 1977 के चुनावों में किस तरीके से मतदान के बाद जो चुनाव परिणाम आए थे, उसमें किसी को यकीन ही नहीं होता था कि राजनारायण जैसा एक व्यक्ति इंदिरा गांधी जैसी कद्दावर महिला को हरा सकता है। तो ऐसी स्थितियों में और किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था। ये अंडर करंट होता है। अंडर करंट वो नहीं होता जो आमतौर पर चैनल चिल्लाया करते हैं, अखबार लिखा करते हैं, अंडर करंट चल रहा है, अंडर करंट चल रहा है। अंडर करंट जब अंडर ही चल रहा है तो दिखाई कैसे दे रहा है, पता कैसे चल रहा है? वो तो अंदर चल रहा है। तो वो उसके बारे में ना मैं कोई भविष्यवाणी कर सकता हूँ, आकलन कर सकता हूँ। भविष्यवाणी तो ज्योतिषी किया करते हैं, और ना मैं कोई विश्लेषण कर सकता हूँ, ना शायद गिरीश जी कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये कई ऐसी स्टेट हैं जहां भारतीय जनता पार्टी तीसरा चरण आते आते 272 से काफी नीचे जा चुकी होगी। जी प्रशांत जी। जी। जैसा आपने अनुमान जताया और कहा कि भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन आपकी जो बातें हैं लगातार वह बहुत कुछ स्पष्ट भी कर रहे हैं राजनीति की। और कार्यक्रम के अंत में आते हैं, और ये आपने महाराष्ट्र की बात की, शरद पवार की बात की, तो मैं गिरीश जी से जरूर एक सवाल पूछना चाहूंगा। जो गिरीश जी ने महाराष्ट्र की राजनीति को बखूबी जानते हैं, समझते हैं, इस समय भटकती आत्मा का जो एक सेंटेंस है जो प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने अपने भाषणों में भटकती आत्मा को एक भाषण के अंदर व्यक्त किया कि किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में भटकती आत्मा है। और उन्होंने मतलब जो जानकार है सब समझ रहे हैं कि किस पे नेता पर उन्होंने निशाना साधा है, किस नेता के बारे में उन्होंने कहा है। और राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में महाराष्ट्र में कहा कि इतने सीनियर नेता का उन्होंने अपमान किया है। तो ये जो पूरी एक राजनीतिक जो पटकथा महाराष्ट्र के अंदर पिछले कुछ दिनों में लिखी गई, और ये भटकती आत्मा वाला जो विश्लेषण दिया गया, क्या लोगों से किस तरह से देख पा रहे हैं, किस तरह से महसूस कर रहे हैं लोग, मतलब लोगों की प्रतिक्रिया क्या है इन बातों को लेकर? नहीं प्रशांत जी, सिस्टम बहुत क्लियर है। महाराष्ट्र में ये एक कहना बहुत ही प्रचलित है कि शरद पवार इतने ही मंजे हुए खिलाड़ी हैं कि उनके दाहिने हाथ को नहीं पता होता है कि उसका बायां हाथ क्या करने वाला है। और आप कि शरद पवार जी से कोई बड़ा चाणक्य आज की तारीख में तो हिंदुस्तान में नहीं दिखता है। वो बहुत ही ज्यादा शूट है। उन्होंने एक बार दिखा भी दिया था अपना चाणक्यपन। अजीत पवार को भेज के अपने केस वापस ले लिए, पोस्ट भी दिलवा दिया, गवर्नमेंट भी बनवा दी, और वो वापस आ गए। उसके बाद आप फिर ट्रैप में गए हो। आप एक बात समझ लीजिएगा कि पूरे हिंदुस्तान में महाराष्ट्र एक स्टेट है जहां पर अगर मराठी अस्मिता की बात आ गई तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और आपने किनको छेड़ दिया है? गुजरात में आपने क्षत्रियों को छेड़ दिया, ये आपने गलती कर दी। महाराष्ट्र में आपने मराठी अस्मिता को छेड़ दिया, आपने बाल ठाकरे साहब को छेड़ दिया। आज बाल ठाकरे साहब ऑलमोस्ट वहां पे एक भगवान की तरह पूजे जाते हैं, तो उनके बेटे को आपने नदारद कर दिया। ये सेंटिमेंट्स बिल्कुल कहीं किसी के साथ नहीं जा रहे, उन्हीं के साथ जा रहे हैं। लेकिन एक बहुत अच्छा है कि ये दोनों ने उतनी जगह छोड़ी है कि ये अगर दोनों वापस आ जाते हैं सिंबल लेके, तो वही होगा कि उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना का वही सिंबल होगा, शरद पवार जी के पास उनका सिंबल होगा, और सारा। क्योंकि अगर वो ईडी के डर से वहां जा सकते हैं तो ईडी के डर से यहाँ भी आ सकते हैं जीतने के बाद। लेकिन एक उन्होंने बहुत ही होशियारी करी कि अगर वो सामने होते तो शायद बीजेपी सारी सीटों पर लड़ता। जो बिहार में हुआ कि थोड़ी सीटें नीतीश जी खा गए, यहाँ आने के बाद थोड़े अजीत पवार खा गए, ये खा, तो इन्होंने जो सीटें खा ली वो ये बिल्कुल तय कर दिया कि भाजपा ने पूरी सीटों पर नहीं लड़ना। तो ये अभी सीटें जो कम हुई है इसके हिसाब से अभी आप देख लीजिए 70 सीटों में से आपकी 35 तो आपकी कर्नाटक और महाराष्ट्र में ही आप गिन लो तो चली जा रही है। आपको गुजरात पे भरोसा है खाली कि वहां आपको 25 में से 20 मिलेंगी, बाकी कर्नाटक में आपकी 14 में से नहीं आ रही है ज्यादा, महाराष्ट्र में 11 में से नहीं आ रही। तो महाराष्ट्र अस्मिता के सवाल में वहां पे सीटें डूबती चली जा रही हैं। तो अगर 70 में से आपकी 50% सीटें थर्ड फेज में ही चली जाती हैं तो पिक्चर बहुत ही क्लियर दिख रहा है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। क्योंकि वो जो 19 में जो टेम्पो था, जैसे हरी जी ने बताया, अब वो टेम्पो तो है नहीं, और अभी आपकी गलतियों पे गलतियां भी हो रही हैं। तो पिक्चर बहुत क्लियर है कि इस वक्त, क्योंकि जैसे मीडिया वालों ने अपना रवैया बदला है, अधिकारियों ने अपना रवैया बदला है,
आपको अभी का इंसिडेंट है तो गुजरात में 2 दिन पहले किसी सारे कमिश्नरों ने मिलकर ये बोल दिया, यहाँ पर मालधारी एक कौम है जो ये बाकायदा दूध वगैरह का धंधा करती है, वो 65 लाख। अब उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया कि भाई म्युनिसिपल एरिया में मालधारी अपने जानवर नहीं रखेगा तो कहाँ रखेगा। अब वो मालधारियों ने कल बोल दिया कि अब आप इलेक्शन में देख लेना, अगर आप हमको परेशान करते हो तो 65 लाख मालधारी है जो इन्होंने कोड़ियों के बारे में जैसे तैसे बोल दिया इनके नेता ने, तो करीब 1 करोड़ ये लोग हैं और 70 लाख क्षत्रिय है। अगर ये पूरा ही 2.5 लाख का क्रंच कहीं चला जाता है तो आप समझ लीजिए कि रिजल्ट में कितना बड़ा फर्क आ जाएगा। तो ऑफिसरों ने भी तय कर लिया है कि वो भी अपनी बदमाशियों में थोड़ा सा इसमें, क्योंकि उनको आई हुई सरकार को बताना पड़ेगा कि हमने आपके फायदे के लिए भी कुछ काम किए थे, क्योंकि उनको भी तो नौकरियां बचानी। और अधिकारी जो होते हैं ना, वो सबसे बड़े वेदरकॉक होते हैं, उनको बहुत पहले अंदाज आ जाता है कि आगे क्या आ रहा है। तो सिचुएशन बदल रही है, बहुत जल्द बदल रही है, और डेली चेंज जैसा प्रोग्राम बनता चला जा रहा है इस इलेक्शन में, ये हम देख पाएंगे प्रशांत। जी, 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 जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरह से राजनीति की जो परिवर्तन की जो विधियाँ होती है पकड़ने की, उसके वो अधिकारी ब्यूरोक्रेट काफ़ी जल्दी पकड़ लेते हैं। और ये देखा भी जा रहा है जिस तरह से राजनीतिक माहौल में जो एक परिवर्तन की जो स्थिति लोग भाप रहे हैं या अपना-अपना आकलन कर रहे हैं, वह ये तो स्पष्ट कर ही रहा है कि राजनीति की दिशा निश्चित रूप से बदलती दिखाई दे रही है लोगों को। और साथ ही इस बार जो चुनाव है, जिस तरह से बीजेपी लगा के नेताओं के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, उससे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वो सेल्फ गोल भी वह बार-बार कर पा रही है अपने वक्तव्य द्वारा या अपने नेताओं की कार्यशैली के द्वारा। और आज इन्हीं शब्दों से आगे चर्चा को विराम में देते हैं। और जिस तरह शंकर जी ने और गिरीश जी ने पूरे विषय का विस्तार से विश्लेषण किया है, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी और वह समझ पाएंगे कि भारतीय राजनीति की दिशा और दशा आने वाले समय में कैसे हो सकती है। मैं आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने शेड्यूल में से हमारे दर्शकों का समय निकाला। आपका बहुत-बहुत आभार और बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।